हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो आज हम कक्षा 12 का अध्याय 3 कृषि विज्ञान सब्जेक्ट से, जिसका नाम है ऊष्मा, हीट इंग्लिश में बोलेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कैलोरी मापी कैसा होता है, कैलोरी मापी क्या वर्णन कीजिए। तो चित्र मैंने पहले से बना रखा है, तो इसी के हिसाब से हम इसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले ये जाने कि कैलोरी क्या होता है या एक कैलोरी की परिभाषा क्या होती है। तो कैलोरी का मतलब होता है, मान के चलिए आपने 1 ग्राम शुद्ध पानी लिया और 1 ग्राम शुद्ध पानी लिया, उसका टेम्परेचर मान लो 14.5 डिग्री सेल्सियस है या 1 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो यदि उसको 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक या 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक यदि उसके ताप में वृद्धि करनी, तो उसके लिए जो ऊष्मा देने की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं कैलोरी। तो 1 कैलोरी हो जाएगा। तो अब कैलोरी मापी, तो कैलोरी मापी जो होता है वो तांबे का बना होता है। ये जो पूरा कैलोरी मापी है, ये बेलन के आकार का दिख रहा है, तांबे का बना हुआ है। इसकी ये दीवारें जो है ये बहुत ही चमकदार दीवारें होती है, इसलिए बनाई जाती है चमकदार, ताकि ना तो अंदर की ऊष्मा बाहर जा सके और न बाहर की ऊष्मा अंदर आ सके, इसलिए इन दीवारों को चमकदार बनाया जाता है। अब इसके बाद में इसमें एक पड़ा है बिलकोडक यानी ग्लोडक बोलते हैं जिसको। इसका काम क्या होता है कि ये इसको हिलाने के काम आता है। ग्लोडक जो है बिडोलने के काम आता है। ये आपका पानी भरा हुआ है, ये ऑक्सीजन गैस है, इसमें एक नमूना लिया गया है जिसको सैंपल बोलते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, इसमें भरे हुए द्रव को हिलाते हैं। उसी में एक आपका थर्मामीटर लगाया जाता है, जिसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि पानी का ताप कितना बढ़ा है, कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ा। तो इस चीज को हम इससे मापते हैं, इसीलिए इसमें थर्मामीटर लगाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि कैलोरी मापी तांबे का बेलनाकार बर्तन होता है, जिसकी बाहरी दीवारें जो है कैसी होती हैं, ये चमकदार दीवारें। कैसी दीवारें, ये दोनों चमकदार दीवारें होती हैं। तो चमकदार क्यों बनाई जाती है, ताकि ना तो बाहर की ऊष्मा अंदर जा सके, नहीं तो फिर इसका टेम्परेचर मापने में कोई वो नहीं, औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर की ऊष्मा के अंदर चली जाएगी तो इसका ताप बढ़ जाएगा। तो अंदर के द्रव का जो टेम्परेचर है वो ना तो बाहर जा सके और ना बाहर की ऊष्मा अंदर जा सके, इसलिए ये दीवारों को चमकदार बनाया जाता है। उसके बाद कैलोरी मापी में भरे द्रव, जो ये आपने द्रव भरा हुआ है, मान के चलो पानी भरा हुआ है, इस पानी को हिलाने के लिए आप एक बिलोडक डालते हैं। जो ये बिलोडक है, ये आपको दिख रहा है, ये वाला आपका बिलोडक, ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है। तो इस द्रव को हिलाने के लिए एक बिलोडक का उपयोग करते हैं, एक बिलोडक डालते हैं। अब कैलोरी मापी को लकड़ी के बॉक्स में रखते हैं। अब इसके लिए मान के चलो एक ये मैंने बॉक्स बना दिया। अब इसको एक लकड़ी के बॉक्स में रख दिया, ठीक है। तो कैलोरी मापी को लकड़ी के बॉक्स में रख देते। अब बॉक्स के मुंह पर आप या तो लकड़ी का या फिर एबोनाइट का ढक्कन लगाएंगे। तो ये आपने लकड़ी का एक ढक्कन लगा दिया। ये आपका बिलोडक है। अब हमने क्या लगा दिया, एबोनाइट या लकड़ी का एक ढक्कन लगा दिया। उसके बाद इस ढक्कन में थर्मामीटर और बिलोडक के लिए अपन ने अभी तो इसमें लगाया था, अब इसमें आपको छेद करना होगा थर्मामीटर के लिए और बिलोडक के लिए। ये मैंने पहले से कर दिया। इतना ही आपको इसके बारे में लिखना है। ये आपका कैलोरी मापी का वर्णन कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि कैलोरी मापी तांबे का क्यों बनाया जाता है। मैंने अभी बताया था कि कैलोरी मापी तांबे का बेलनाकार बर्तन होता है, तो इसमें अपना क्वेश्चन है कि कैलोरी मापी तांबे का क्यों बनाया जाता है। तांबे के बनाने का इसका मुख्य रीजन ये है कि जो तांबा होता है ये आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। अब इसकी जो ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है, वो बहुत कम होती है। यानी कैसे कम होती है कि कोई भी द्रव आप इसमें गर्म द्रव आप डालोगे तो थोड़ी सी ऊष्मा ही लेकर के ये उतना गर्म हो जाता है जितना कि आपने जो द्रव डाला है उसका टेम्परेचर, उसके बराबर इसका ताप हो जाता है। अब क्या होता है, तो कैलोरी मापी द्रव से ऊष्मा लेगा और फिर उसका ताप शीघ्र ही उसके ताप के बराबर हो जाएगा। इसीलिए ही कैलोरी मापी जो है वो तांबे का बनाया जाता है। इसका मेन रीजन यही है कि जो तांबा है ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो बहुत कम होती है या 0.095 के लगभग होती है। इसकी जो ऊष्मा है वो 0.095 के लगभग होती है। अब इसमें जैसे ही आप कोई भी द्रव डालते हैं तो उस द्रव के थोड़े से ही तापमान को या थोड़े से ही ताप को ग्रहण करके उसमें भरे हुए द्रव के ताप के बराबर गर्म हो जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल है, इसी के हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है न्यूटन के शीतलन नियम की क्या सीमाएं हैं। तो इसकी 3 सीमाएं। सबसे पहले कोई भी वस्तु उस वस्तु के चारों ओर 30 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी इसकी पहली जो सीमा रहेगी वो ये रहेगी, ये कोई मान के चलिए आप वस्तु और इसके चारों ओर कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 30 डिग्री ही हो। अब वस्तु जैसे मान के चलो कोई भी वस्तु है ये रखी हुई है और इसके चारों ओर 30 डिग्री यहाँ, 30 डिग्री यहाँ, 30 यहाँ, 30 यहाँ, यानी चारों तरफ कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। इससे अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सीमा लागू नहीं होगी। उसके बाद में वस्तु के ऊष्मा का क्षय केवल विकिरण द्वारा। अब ये जो वस्तु रखी है इसकी जो ऊष्मा है उसका क्षय केवल विकिरण द्वारा। ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं दूसरा, ये आपकी वस्तु है और ये चारों ओर का क्षेत्रफल और इसमें ये ऊष्मा का क्षय, ये ऊष्मा निकल रही है। इसका ऊष्मा का जो क्षय है, ऊष्मा क्षय, ये ऊष्मा क्षय केवल विकिरण द्वारा होना चाहिए, विकिरण, ना कि चालन और संबंध द्वारा। तो ये आपकी दूसरी सीमा हो जाएगी। और बची लास्ट, तो वस्तु क्षय होते समय वस्तु के तल का क्षेत्रफल या प्रकृति। अब वस्तु से ऊष्मा का जब क्षय हो रहा है, ये आपकी वस्तु, एक ही चित्र बना रहा हूं मैं तीनों जगह ताकि समझ में जल्दी आ जाए। तो वस्तु से जब ये ऊष्मा का क्षय हो रहा है तो इसकी प्रकृति या अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ है तो फिर यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ और यहाँ ये गलत रहेगा, ये गलत रहेगा, ये गलत और ये गलत। यानी वस्तु अपनी जगह पे ही होनी चाहिए, यानी इसकी प्रकृति और क्षेत्रफल में बदलाव नहीं होना चाहिए। तो आपके न्यूटन के शीतलन के नियम की जो सीमा है वो लागू होंगी। तो पहली समझ में आ गई कि वस्तु और उसके चारों ओर के क्षेत्रफल में 30 डिग्री से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, वस्तु का जो ऊष्मा का क्षय है, वस्तु से ऊष्मा का क्षय केवल विकिरण द्वारा होना चाहिए, ना कि चालन और संबंध द्वारा, चालन संबंध द्वारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वस्तु का जो ऊष्मा का क्षय है
उसका क्षय, ये जो क्षय हो रहा है, क्षय होते समय वस्तु का क्षेत्रफल और प्रकृति ये दोनों बदलनी नहीं चाहिए। ठीक। बाद में अपना अगला प्रश्न है कि सर्दियों में गर्म पानी से नहाने के बाद ठंड क्यों लगती है? तो सिंपल सी बात है कि आपका तापमान वातावरण के तापमान के बराबर है। आपके शरीर का तापमान और वातावरण का तापमान अभी बराबर है जब तक आपने नहाया नहीं। लेकिन जैसे ही आप गर्म पानी से नहाते हो, गर्म पानी से आप जैसे ही नहाते हो तो जो वातावरण का ताप, वो जो वातावरण का ताप है वो कम रह जाएगा और आपके शरीर का ताप, शरीर का ताप अधिक हो जाएगा। किससे? वातावरण के ताप से। अब जब आपके शरीर का ताप अधिक हो जाएगा वातावरण के ताप से, तो अब जो न्यूटन के शीतलन नियम है उससे क्या होता है, अब आपका जो शरीर है यह आपका बॉडी से ऊष्मा विकिरण द्वारा त्यागने लगेगा या विकिरण द्वारा अधिक होने लगेगा और हमें इस प्रकार से ठंड लगेगी। यानी आपका शरीर जो है वो ऊष्मा को त्यागेगा रफ्तार से विकिरण द्वारा, तो उससे आपको ठंडक लगने लगेगी। तो धन्यवाद। ये थे अपने पार्ट 3 के ऊष्मा के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो मैंने डाल दिए इसमें। उसके बाद जो भी पहली बार देख रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है गोविंद सर वनमैन। गोविंद सर आप हिंदी में लिखिए एवं अंग्रेजी में वनमैन लिखिए तो